आज की इस चर्चा में हम ब्रूनर का जो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले के 2 सिद्धांत आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें एक जीन पियाजे का सिद्धांत आपने पढ़ा है, दूसरा पढ़ा है आपने वाइगोस्की का सिद्धांत। तो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर द वे इन विच इंफॉर्मेशन और नॉलेज आर स्टोर्ड एंड एनकोडेड इन मेमोरी। तो वह तरीका जिसके द्वारा आप किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी सूचना को या किसी ज्ञान को अपनी मेमोरी में इनकोड करते हो या अपनी मेमोरी में आप भरते हैं, वो तरीका होता है आपका मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। उदाहरण के लिए, यदि आप मुझसे कोई प्रश्न करना चाह रहे हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो आप मौखिक रूप से प्रश्न करें बोल करके, दूसरा आप लिख करके उस प्रश्न को मुझ तक पहुंचा सकते हैं और फिर मैं उस प्रश्न का आंसर लिख करके आपको दे सकता हूं। तो अभी भाषा के माध्यम में 2 तरीके होंगे आपके अपने जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट करने की। एक तो मौखिक बाय स्पीकिंग और दूसरा लिखित बाय राइटिंग। ठीक है, तो इसी तरीके से ब्रूनर ने भी मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बताए हैं। मोड ऑफ लर्निंग भी इसको आप कह सकते हैं। रेदर देन नीट एज रिलेटेड स्टेजेस लाइक प्याजे ने जिस प्रकार से अपना जो सिद्धांत है उसमें अवस्थाओं का एक ऐसा वर्गीकरण कर दिया था जो सार्वभौमिक था। प्याजे का सिद्धांत आपने पढ़ा है, चारों अवस्थाएं प्याजे के द्वारा जो बताई गई हैं वो भी आप जानते हैं। तो प्याजे ने हर अवस्था में, चाहे वो सेंसरी मोटर स्टेज हो, चाहे वो प्री ऑपरेशनल स्टेज हो, चाहे वो कॉन्क्रीट स्टेज हो, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की स्टेज हो, हर अवस्था में जो आयु वर्ग बांटा था, तो प्याजे का मानना था हर बच्चा जो अगर जन्म से 2 वर्ष का है तो वो ऐसी ऐसी गतिविधियां कर सकता है। हर बच्चा जो 4 से 7 वर्ष का है तो वो ऐसी ऐसी गतिविधियां करता है या कर सकता है। इसी प्रकार से हर बच्चा जो 7 से 11 वर्ष का है वो ऐसी ऐसी गतिविधियां कर पाएगा। 11 वर्ष के बाद का ही बच्चा अमूर्त चिंतन कर सकता है, उससे पहले बच्चा अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता। ये ऐसी कई सारी रिजिड बातें उन्होंने कर दी थी, जिनको उनके बाद आने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया और अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो उसी क्रिटिसिज्म का एक सिद्धांत जो वाइगोस्की ने दिया था वो तो आप पढ़ चुके थे 2 क्लासेस में हमारी। आज हम एक और क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं उसका, वो है ब्रूनर का। ब्रूनर ने अपनी वो जो अवस्थाएं हैं उनको रिजिड नहीं रखा है, बट हाँ एक हल्का सा आइडिया देने के लिए उन अवस्थाओं को प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो सिद्धांत में जाने से पहले हम कुछ विशेष जो किताबें हैं ब्रूनर की उनको देख लेते हैं। और बस आप इतना याद कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा बुक्स के नेम, बस तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये बुक के नेम आने पर ये ब्रूनर के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में किताबों के नाम पूछ लिए जाते हैं, वैसे ज्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है वो है आपकी स्टडी ऑफ थिंकिंग। बाकी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन स्टडी ऑफ थिंकिंग, प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ, ये 2 बुक्स के नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। ब्रूनर was concerned with how knowledge is represented and organized। ब्रूनर का जो मेन कंसर्न था, जो अध्ययन था उनका, वो इस बात पर था कि ज्ञान को किस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं और कैसे उसको हम संगठित कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वो तरीके होते हैं जिनसे ज्ञान का संगठन और प्रदर्शन हो सकता है। इसी रिसर्च के दौरान जेरोम ब्रूनर ने अपना जो अध्ययन है कुछ छात्रों पर किया, और उसके अध्ययन के उपरांत रिजल्ट के तौर पर 3 मोड रिप्रेजेंटेशन के ब्रूनर ने बताए हैं। तो ये 3 मोड क्या हैं? सबसे पहला इनमें से है इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम एक्शन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, मतलब कि क्रियाओं के माध्यम से अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना। ठीक है, तो बाल अवस्था में या ये कहें कि शैशव अवस्था में जब बच्चा बहुत छोटा होता है, उस अवस्था की बात कर रहे हैं, वहां पर बच्चा सदैव गतिविधि आधारित ही अधिगम कर पाता है, या फिर अगर उसको कोई बात कहनी होती है तो उसको गतिविधि के माध्यम से कहता है। इसका एक अच्छा उदाहरण ले सकते हैं, अगर आप छोटे प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं या प्री स्कूल के बच्चे होते हैं, उनसे कभी कोई पोएम बोलने के लिए कहते हो, तो बच्चे पोएम बोलने के साथ साथ अपने हाथ वगैरह भी हिला रहे होते हैं, आपने देखा होगा, है ऐसा करते हैं ना। ठीक है, आप छोटे बच्चे से अगर बोलते हो कि
एक डॉगी कैसे अगर आवाज निकालता है तो बच्चा पूरी आवाज निकाल करके उसकी आपको दिखाता है, वो ऐसा एक्टिविटी करके भी दिखाता है। इसी प्रकार से पंखा कैसे घूमता है बोलते हो तो बच्चा पूरा उसकी तरह घूम करके दिखाता है। मतलब कि बच्चा जो भी गतिविधि को सीखता है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन को इनटेक करता है, वो पूर्ण रूप से क्या होती है, गतिविधि आधारित होती है। दूसरा इन्होंने बताया था आइकनिक रिप्रेजेंटेशन, इमेज बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। देखो आइकन्स को तो आप बेहतर समझ सकते हैं अपने मोबाइल फोन से या अपने लैपटॉप से। आपके पास जो मोबाइल फोन है, अभी अगर आपसे कहा जाता है कि मैं आपको व्हाट्सएप में एक पिक्चर भेज रहा हूं, उस पिक्चर को आप देखिए और उसमें से जो कंटेंट इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लीजिए। तो आपके मोबाइल फोन में बहुत सारे आइकन्स होंगे, फेसबुक का आइकन होगा, व्हाट्सएप का आइकन होगा और गूगल क्रोम का आइकन होगा, आपकी कॉल लॉग का आइकन होगा। ठीक है, बहुत सारे आइकन्स आपके में होंगे। किसी के में 100 हो सकते हैं, किसी के में 50 हो सकते हैं, किसी के में 10 भी हो सकते हैं। तो उतने सारे आइकन्स में से आप हर एक आइकन को तो क्लिक नहीं करोगे ना। तो आप किस आइकन को क्लिक करोगे? जो आइकन व्हाट्सएप का होगा, क्योंकि आपको पता है कि उस पर क्लिक करने में व्हाट्सएप आपका ओपन हो जाता है। ठीक, तो यानी इमेज के आधार पर आप ज्ञान को प्रदर्शित कर रहे हैं या ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। अब इस अवस्था में और इससे पहली अवस्था में क्या अंतर है, इसको समझ लीजिए। इनएक्टिव स्टेज में या इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन में अगर आप बच्चे को बताना चाह रहे हैं कि ये एप्पल है या ये ऑरेंज है, तो आपको जो ओरिजिनल एप्पल या ओरिजिनल ऑरेंज होगा वो बच्चे को देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो वास्तविक वस्तुएं बच्चे को देकर के ही आप बच्चे को ज्ञान अर्जन करने में सहायता कर सकते हैं। लेकिन आइकनिक रिप्रेजेंटेशन में अब आपको वास्तविक वस्तुएं देने की आवश्यकता नहीं है, आप उनके चित्र के माध्यम से भी बच्चे को ज्ञान दे सकते हैं। जैसे आपने एक चार्ट में कुछ फलों के चित्र बनाए और बच्चों को बता दिया कि इस प्रकार दिखने वाला फल ऐसा होता है ना? और या फिर बच्चे ने अगर पहले कभी एप्पल, ऑरेंज, बनाना, मैंगो ये यूज किए हैं रियल लाइफ में, तो अब बच्चा आइकन देख के पहचान सकता है कि इसमें से कौन सा एप्पल है, कौन सा ऑरेंज है। ठीक है या नहीं है? तो इसे बोलते हैं हम आइकनिक रिप्रेजेंटेशन। फिर आता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक मतलब सिंबल्स के माध्यम से जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, भाषा आधारित ये होता है पूर्ण रूप से। तो यहाँ पर अब बच्चे को उन फलों के चित्र दिखाने की आवश्यकता भी नहीं है। आप सिर्फ वो जो नाम उससे संबंधित है, जैसे आपने अगर मैंगो दिखाया है और बच्चा अंग्रेजी में ही पढ़ता है, आपने लिखा MANGO, मैंगो, और बच्चे को आपने ना चित्र दिखाया है ना ही वास्तविक जो आम था वो उसके सामने रखा, तो वो स्पेलिंग पढ़ने के बाद ही बच्चा ये अंदाजा लगा लेता है कि ये उस खाने वाले फल की बात कर रहे हैं, और बच्चे के स्कीमा में उसकी जो इमेज है मैंगो की वो छप जाती है। ठीक है ना? कई सारे ऐसी शब्द होते हैं, कई सारी ऐसे अनुभव होते हैं, कई सारा ऐसा तथ्यों का ज्ञान होता है जिनका कोई चित्रित वर्णन नहीं होता है। वहां पर उस ज्ञान को हम उस शब्द के रूप में ही अपने स्कीमा में स्टोर कर लेते हैं। राइट? जैसे अगर आपसे कहा जाता है श्री राम, तो आपके माइंड में वो अरुण गोविल की इमेज आ जाती हैं जिन्होंने रामायण में सबसे पहले श्री राम जी का किरदार निभाया था। अगर आपसे कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप, तो आपके मस्तिष्क में डोनाल्ड ट्रंप जो एक्चुअल है उसकी इमेज आ जाती है। लेकिन वहीं अगर आपसे कहा जाए कि कोई भी ऐसा नाम ले लीजिए जिसका कोई चित्र नहीं, जैसे आपसे अगर बोला जाए मिस्टर एंड्रूज, तो मिस्टर एंड्रूज की कोई इमेज आपके माइंड में नहीं आएगी, क्योंकि मिस्टर एंड्रूज नामक कोई व्यक्ति आपने देखा ही नहीं है। यस और नो? अभी यहां पर आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब मिस्टर एंड्रूज कहा गया तो आप मुझे बताइए किसी आदमी का चित्र आपके मस्तिष्क में आया, या वो स्पेलिंग आपके मस्तिष्क में आई कि MR डॉट मिस्टर हो गया आपका एंड्रूज, है ना? पूरी स्पेलिंग समेत आपके माइंड में आ रहा है। ठीक है, आपसे कहा जाता है कि सोमवार, तो सोमवार बोलने पर वो सौ में ओ की मात्रा, मौ, वो में आ का डंडा, रॉ, वो सोमवार जो भाषा है वो आपके सामने आ रही है, यानी कि अभी आपका जो प्रदर्शन है वो भाषा के माध्यम से हो रहा है। तो कई सारे ऐसे फैक्ट होते हैं, कई सारे ऐसे तथ्य होते हैं, कई सारी सूचनाएं होती हैं जिनका चित्रित वर्णन नहीं होता है, वो सिर्फ भाषा के रूप में ही आदान प्रदान की जाती है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में
बच्चे भाषा के माध्यम से अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं या ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अब वो भाषा किसी चित्र से संबंधित भी हो सकती है, यदि होगी तो वो चित्र स्कीमा में आ जाएगा, और यदि नहीं होगी तो वो भाषा में जो शब्द है उस शब्द का रूप ही उसके स्कीमा में आ पाएगा। ठीक है, तो ये तो था आपका ब्रूनर के द्वारा दिए गए जो प्रमुख मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन थे उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट काइंड ऑफ मेमोरी, दिस मोड इज यूज्ड विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। जैसे जीन पियाजे का सेंसरी मोटर स्टेज पेशीगामक अवस्था, वैसे ही उसी अवस्था में इस एनेक्टिव स्टेज को यूज किया जाता था। थिंकिंग इज बेस्ड एंटायरली ऑन फिजिकल एक्शन। जैसे आपने जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ा था तो उसमें आपने ये जाना था कि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा अपने मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंसेस के माध्यम से ज्ञान को अर्जित करता है। कोई भी वस्तु बच्चे के सामने आती है तो वो उसको हाथ में पकड़ता भी है, उसको मुंह में भी डालता है अपने, उसकी साउंड भी सुनने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार के कुछ बेसिक उसमें एलिमेंट वो यूज करता है। तो उसी प्रकार से एनेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग होता है। जो जो क्रियाएं बच्चे के द्वारा अपने सेंसरी मोटर स्टेज में की जाती है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, वही सब कुछ इनेक्टिव मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ब्रूनर द्वारा बताया गया है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स एनकोडिंग फिजिकल एक्शन बेस्ड इंफॉर्मेशन एंड स्टोरिंग इट इन आवर मेमोरी। अब इस अवस्था में क्या होता है, हम लोग जो भी फिजिकल एक्शंस होते हैं उनको अपनी मेमोरी में बैठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट as a muscle memory, a baby might remember the action of shaking a rattle. बच्चा जब भी चल रहा होता है तो उस चलने में बच्चे को याद नहीं करना पड़ता है मेरे को पहला हाथ आगे रखना है या पहला पैर आगे रखना है। वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसके मसल मेमोरी जो होती है वो उसमें स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो एक्शन बेस्ड जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं या लर्निंग होती हैं, वहां पर बच्चे को ना तो भाषा की आवश्यकता पड़ती है, ना ही किसी प्रकार के चित्रों की आवश्यकता पड़ती है। बच्चा ऑटोमेटिक अपने फिजिकल एक्शंस को अपने माइंड में स्टोर कर लेता है। यही काम आज आप लोग करते हैं। जब आप कोई भी कार सीखते हैं, कार ड्राइविंग आप सीखते हैं, तो कब कौन सा गियर किस कैसे लगाना है, कहाँ पर ब्रेक लगाने हैं, कहाँ पे एक्सीलेटर देना है, ये सब कुछ आपकी मसल मेमोरी में स्टोर रहता है। आप स्कूटी चलाते हैं तो क्या आप कॉन्शियसली सोचते हैं कि अब सामने से एक व्यक्ति आ रहा है बाइक लेकर के तो अब मुझे ब्रेक मारने हैं, या ऑटोमेटिकली ब्रेक आपके लग जाते हैं? तो ब्रेक ऑटोमेटिकली लगते हैं, तो सब क्या है आपका मसल मेमोरी के अंदर स्टोर है। ठीक है, तो ये था इनएक्टिव स्टेज। दिस मोड कंटिन्यूज लेटर इन मैनी फिजिकल एक्टिविटीज सच एज लर्निंग ऑफ राइड अ बाइक। ये बता चुका हूं आप लोगों को मैं। मैनी एडल्ट्स कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ मोटर टास्क। बहुत सारे ऐसे युवा होते हैं जो मोटर टास्क परफॉर्म करते हैं। इसमें आप के डांसर्स भी आते हैं, एथलीट्स भी आते हैं, और स्विमिंग करने वाले जो आपके हैं, वो तैराक जो है वो भी आते हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो आपकी बॉडी मूवमेंट्स की होती हैं, तो वो सारी की सारी आपकी इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। दे वुड फाइंड डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब इन आइकनिक और सिंबॉलिक फॉर्म। तो ऐसी मेमोरी जो है वो आपकी शब्दों से या चित्रों के माध्यम से बताना बहुत कठिन होता है। अगर आप अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, आप बताना चाह रहे हैं कि कैसे बैटिंग करनी चाहिए, तो उसके लिए आप अपने हाथ में बैट लेते हैं और पूरा स्टांस लेकर के आप दिखाते हैं कि कैसी बॉल पर आप कैसा शॉट लगा सकते हैं। आप मौखिक रूप से नहीं बोल सकते हैं, आप उसको चित्र के माध्यम से नहीं समझा सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको करके ही दिखाना पड़ेगा। आप किसी बच्चे को स्विमिंग करना सिखा रहे हैं, डांसिंग सिखा रहे हैं, तो क्या आप खड़े-खड़े बोल सकते हैं या बैठे-बैठे बोल सकते हैं कि पहले ये वाला पैर हिलाओ, फिर दूसरा हाथ आप आगे रखो, फिर ऐसा करो, फिर वैसा करो? नहीं, आप खुद से वो सारे मूवमेंट बच्चे के सामने करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और बच्चे से बोलते हैं कि अब जैसा मैंने किया है उसको एज़ इट इज इमिटेट करने का प्रयास करो। येस और नो? तो आपका आंसर रहेगा ऑब्वियसली येस। अब आते हैं हम आइकनिक, जो कि 1 से 6 वर्ष तक बताई गई हैं। फिर से बोलना चाहूंगा कि जीन पियाजे की तरह इनकी जो अवस्थाएं हैं उसकी आयु रिजिड नहीं है।
ठीक है, इन्होंने खुद अपने सिद्धांत में कहा है कि ये एक सामान्य आयु वर्ग बनाया गया है, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एज सेंसरी इमेज। अब क्या होता है, कोई भी सूचना बच्चे के स्कीमा में स्टोर हो जाती है आइकन के रूप में, चित्र के माध्यम से, यूजली विजुअल वन, like picture in the mind. For some, this is conscious, others say they don't experience it. कुछ के लिए तो ये क्या होती है, कॉन्शियस होती हैं, बट कुछ लोगों के लिए ये अनुभव से परे होती हैं। ठीक है, this may explain why when we are learning a new subject, it is often helpful to have diagrams or illustrations to accompany the verbal information. ठीक है, तो इसीलिए आपको ये समझना चाहिए कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, किसी बच्चे को बेहतर आप शिक्षण करना चाह रहे होते हैं किसी बच्चे के साथ, तो आपको जो कुछ आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित कुछ चित्र दिखाने चाहिए। यही बात आपके टीएलएम पर लागू होती है। जब आप लोग बीएड करते हैं और आपसे कहा जाता है कि आपको टॉपिक पढ़ाने के लिए कोई ना कोई टीएलएम यूज करना ही पड़ेगा, तो उसका रीजन ही ये होता है कि बच्चा शब्दों से अधिक चित्रों के माध्यम से सीखता है और उससे भी अधिक वो जो उसके वास्तविक अनुभव होते हैं उनमें सीखता है। तो हमारा पहला प्रयास रहता है कि बच्चों को हम वास्तविक अनुभव दें। अगर वास्तविक अनुभव नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम चित्रों के माध्यम से हम बच्चों को वो सिखा दें। जैसे बैटिंग करना, डांसिंग करना, स्विमिंग करना, ये तो हम चित्रों के माध्यम से और भाषा के माध्यम से सिखा ही नहीं सकते हैं। इसमें तो एक्चुअल आपको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, एक्चुअल आपको एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। बट अगर आप बच्चे को ताजमहल का स्वरूप दिखाना चाहते हैं, अगर आप बच्चे को लाल किला कैसा है ये दिखाना चाहते हैं, है ना, अगर आप बच्चे को दिखाना चाहते हैं कि आम का पेड़ कैसा होता है और उसके आसपास कोई पेड़ नहीं है, तो इनके लिए आप चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, thinking is also based on the use of other mental icon images, that is icons such as hearing, smell and touch. विचारों को आप अलग अलग तरीके के इमेजेस से भी सोच सकते हैं, जैसे कि आपका सूंघना यानी कि आपकी स्मेल लेना और आपका टेस्ट लेना। अब आते हैं हम सिंबॉलिक में। आई होप कि आपको इससे पहले कि दोनों समझ में आ गए होंगे कि क्या डिफरेंस है आइकनिक एंड एनेक्टिव में। ठीक है, अब हम सिंबॉलिक में आते हैं। सामान्य सी बात है, 7 वर्ष के बाद का जो बच्चा होगा, जैसे हम लोग सभी जितने भी यहाँ पढ़ रहे हैं, हम भाषा को तो सीख रहे हैं। आप लोग इस पिक्चर में जो आपके सामने स्क्रीन चल रही है उसमें भाषा देख रहे हैं, अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ, मैं भाषा में बोल रहा हूँ, हिंदी भाषा में है, तो यही इनकोडिंग आप कर रहे हैं और आप सीख ले रहे हैं। आपको कहीं पर किसी चित्र की आवश्यकता तो नहीं पड़ रही है। हाँ, लेकिन अगर चित्र सामने आएगा तो आप बेटर लर्निंग कर लेंगे, जैसा कि कल हमने जब वाइगोस्की के सिद्धांत में ZPD समझा था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो जैसे ही आपके सामने चित्र आया उसका, तो आपकी बेटर लर्निंग हो पाई थी। दिस डेवलप्स लास्ट। अब ये जो अवस्था है या फिर ये जो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, ये सबसे अंत में आता है। दिस इज वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कोड ऑफ सिंबल, कोड और सिंबल्स सच एज अ लैंग्वेज। अब सिंबल क्या है, किसी भी भाषा को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम सिंबल कह देते हैं। दिस मोड is acquired around 6 to 7 year old, corresponding to Piaget's concrete operational stage। 7 से 11 वर्ष की अवस्था जीन पियाजे के सिद्धांत में या अवस्थाओं के वर्गीकरण में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये जो आइकनिक स्टेज है, एनेक्टिव स्टेज है और सिंबॉलिक स्टेज आपकी कंप्लीट होती है। देख लीजिए सिंबॉलिक स्टेज में और क्या है। इन द सिंबॉलिक स्टेज नॉलेज इज स्टोर्ड प्राइमरीली एज वर्ड, मैथमेटिकल सिंबल्स और इन अदर सिंबल सिस्टम सच एज म्यूजिक। अब यहाँ पर जो भी भाषा है वो क्या होती है, जो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, सूचना है, ज्ञान है, वो भाषा के जो सिंबल्स होते हैं, चिन्ह होते हैं, उनके माध्यम से स्टोर होती है। जैसे आपसे अगर ये कहा जाए कि कैपिटल एफ, तो आपके माइंड में आता है इट इज फोर्स, क्योंकि हम फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल एफ का यूज करते हैं। साइंस में करते हैं या नहीं करते हैं, आप लोग खुद बताइए। तो क्या है, एक सिंबल है। ऐसे ही हम जब मैथमेटिक्स की बात करते हैं,
तो वहां पर प्लस का चिन्ह बना होता है, तो हम समझते हैं कि जोड़ना है हमको दो वर्ड, दो नंबर्स को। अब आपका लिखा है 7+6, तो आप क्या करते हैं 7 और 6 को ऐड कर देते हैं। लिखा है 7 - 6, तो अब 7 से 6 को माइनस कर देते हैं। तो जो बीच में जो एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो प्लस का साइन या माइनस का साइन, वो क्या कर रहा है, आपको एक लैंग्वेज बता रहा है, यानी कि एक भाषा का प्रदर्शन कर रहा है कि आपको क्या क्रिया करनी है। ठीक है। Symbols are flexible in that they can be manipulated, ordered, classified, etc. Symbols जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। आप किसी लैंग्वेज में किसी एक सिंबल का प्रयोग किसी और रूप में कर लेते हैं, किसी दूसरी लैंग्वेज में किसी और रूप में उसका प्रयोग आप कर लेते हैं। ठीक है। कोई भी ऐसा कोई टर्म बताओ आप, कोई भी ऐसा एक शब्द बताओ जिसका अंग्रेजी में कुछ और अर्थ है और हिंदी में कुछ और अर्थ है। चलिए आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग बता सकते हैं कोई भी ऐसा शब्द जिसका अंग्रेजी में कुछ और अर्थ है और हिंदी में कोई और अर्थ है। जैसे फूल, फूल मतलब अंग्रेजी में बोले तो मूर्ख, और हिंदी में बोले तो हम क्या, एक पुष्प। ठीक है ना। तो भाषा उच्चारण में तो एक ही उच्चारण है, लेकिन अंग्रेजी में आकर के वो अर्थ अलग हो जा रहा है और हिंदी में आकर के अर्थ अलग हो जा रहा है। ठीक है। ऐसा बहुत सारे आपको शब्द मिल जाते हैं अगर आप ढूंढना चाहें तो इसका मतलब यह है कि शब्द का या किसी सिंबल का आप आसानी से मैनिपुलेशन कर सकते हैं प्रयोग के आधार पर। ऐसे ही कई सारे ऐसे शब्द होते हैं, कई सारे ऐसे इंग्लिश के वर्ड होते हैं जिनका सेंटेंस के बेसिस में आप मीनिंग निकाल लेते हैं। राइट। तो अब व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, भाषा की क्या उपयोगिता है। तो लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंक्रीज्ड एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। भाषा का प्रयोग सामान्यतः हम अमूर्त जो संप्रत्यय होते हैं उनको समझने के लिए करते हैं। ठीक है ना। और आप लोग ये अच्छे से जानते भी हैं। कई बार जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपने ताल देखा हुआ है, आपने लेक देखी है, बट आपने समुद्र नहीं देखा है, अब समुद्र समझाना है आपको किसी को, तो उसकी जो व्याख्या है वो जो शिक्षक आपको समझाने वाला है, जो आपका साथी समझाने वाला है, वो भाषा के माध्यम से करेगा। वो क्या बोलेगा आपसे कि जैसे ताल होता है वैसे ही समुद्र होता है, बस ताल से बहुत बड़ा होता है, उसके दूर दूर तक जो किनारे हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से वो आपको समुद्र के दर्शन करवा सकता है। ठीक है ना। ब्रूनर argues that language can code stimuli and free an individual from the constraints of dealing only with appearances to provide a more complex yet flexible cognition. ब्रूनर का यह मानना था कि भाषा का प्रयोग सदैव उन्हीं नॉलेज के लिए या सूचनाओं के लिए नहीं होता है कि जिनका आप अनुभव ले सकते हैं। कई बार क्या होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स फेनोमिनाज आते हैं, कई ऐसी जटिल अवधारणाएं आती हैं जिनका अनुभव शायद आप नहीं कर सकते हैं, जिनको आपने कल्पनाओं में ही सोचना होता है। तो वहां पर भाषा एक उत्तम साधन के रूप में प्रयोग की जा सकती है। द यूज ऑफ वर्ड्स कैन एड द डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट they represent and can remove the constraint of the here and now. Brunner views the infant as an intelligent and active problem solver from birth, with intellectual abilities basically similar to those of the mature adult. तो ब्रूनर का ये मानना था कि जो इन्फेंट है, जो शिशु है, वो अपने जन्म से ही भाषा के का भी प्रयोग कुछ करता है और बहुत इंटेलिजेंटली उसका प्रयोग कर लेता है। यही बात बाद में चॉम्स्की एक बहुत बड़े भाषाविद हुए हैं, उन्होंने भी ये बात बताई है कि कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके माइंड में कुछ जो भाषा होती है वो ऑलरेडी होती है, बस ये है कि प्रदर्शन उसका बच्चा तब कर पाता है जब वो बोलना आरंभ करता है। ठीक है। इसके बाद ब्रूनर ने कुछ कंसेप्ट दिए हैं जिनमें से एक कंसेप्ट है आपका स्पाइरल करिकुलम का। अब ये जो कंसेप्ट हैं इनका डिस्कशन हम फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आज के लिए हमारा जो बोर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो हमने समझा है वही काफी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्पाइरल करिकुलम, डिस्कवरी लर्निंग, आप लोग देख लीजिएगा, इसके फोल्डिंग और
यही आपके कुछ कंसेप्ट जो डिस्कस हमने करने हैं, ठीक है ना। तो इन पर हम डिस्कशन कर लेंगे। तो अभी की क्लास में जो आपको पढ़ाया गया है उसको आप पढ़िए, कोई प्रश्न अगर आपका होता है तो पूछिए। और इसके बाद इसके फोल्डिंग क्या है, डिस्कवरी लर्निंग क्या है, ये सारी ही बातें हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके, थैंक